नमस्कार दोस्तों, एक बड़ा सवाल। देश के पहले प्रधानमंत्री रहते हुए श्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन के खिलाफ युद्ध में वायुसेना का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अक्सर आप में से बहुत से लोग इस बारे में जानना भी चाहते हैं और जिन्हें मालूम भी है उन्हें पूरी तरीके से बात मालूम नहीं है। आज वो हकीकत आप जानेंगे, अपने कानों से खुद आप सुनेंगे और देखेंगे। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल ने कहा था कि भारत की हार में नेहरू जी की बड़ी भूमिका थी। हालांकि उस दौरान भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल टिप्पणीस एक युवा सैनिक हुआ करते थे। उन्होंने भारतीय वायुसेना प्रमुख के तौर पर 31 दिसंबर 1998 से 3 साल का कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा एक सेना प्रमुख को स्कूली बच्चे की तरह सताते हुए देखा था। भारत की हार में नेहरू जी की बड़ी भूमिका थी। साथ ही जो अन्य लोग जिम्मेदार थे उस लिस्ट में वो नाम भी शामिल है। उनमें से पहला है कृष्ण मेनन, जो 1957 से ही रक्षा मंत्री थे। दूसरा नाम था लेफ्टिनेंट जनरल BM कौल का, जिन पर कृष्ण मेनन की छत्र छाया थी। तीसरा नाम खुद पंडित नेहरू थे। लेफ्टिनेंट जनरल कौल को पूर्वोत्तर के पूरे युद्ध क्षेत्र का कमांडर बना दिया गया। उस समय वो पूर्वोत्तर फ्रंटियर कहलाता था और अब इसे अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल BM कौल, जो नेताओं की आओ भगत के लिए जाने जाते थे, उन्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन, जिसे सेना प्रमुखों का उनके जूनियरों के सामने अपमान करने में मजा आता था, वो सैनिक नियुक्तियों और प्रमोशन में अपने चहेतों पर काफी मेहरबान रहता था। निश्चित रूप से इन्हीं वजहों से अड़ियल मेनन और चर्चित सेना प्रमुख जनरल KS थमैया के बीच बड़ी बहस हुई थी। मामले ने इतना तूल पकड़ लिया था कि मेनन को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन नेहरू के द्वारा मेनन को इस्तीफा वापस लेने के लिए मना लिया गया। इसके बाद कृष्ण मेनन ने लेफ्टिनेंट जनरल कौल को युद्ध कमांडर बनाने की अपनी नादानी को सफल कर दिया। बस सारा मामला यहीं से बिगड़ चुका था। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल पहाड़ों की ठंड से बीमार पड़ गया और अस्पताल में एडमिट हो गया। कौल की बात कभी कृष्ण मेनन नहीं करता था और कृष्ण मेनन के फैसलों का नेहरू सम्मान करता था। खिचड़ी इन तीनों के बीच पक रही थी। सेना प्रमुख जनरल PN थापर कौल के निर्णय के खिलाफ रहते थे और रक्षा मंत्री मेनन से टकराव मोल लेने से डरते थे, ये जानते हुए भी कि कौल कई मामलों में गलत हैं। और अंततः जनरल थापर उनके फैसले को बदलने से कतराते रहे। इन परिस्थितियों में नेहरू के साथ मेनन और कौल पूरे देश में नफरत के पात्र बन चुके थे और इसी दबाव के चलते रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने वायुसेना और थल सेना प्रमुखों को तैयारी करने का निर्देश दिया। लेकिन PM नेहरू ने वायुसेना को आदेश दिया कि फाइटर एयरक्राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 24 किलोमीटर के दायरे में न उड़ाई जाए। सेना ने कहा था कि उन्होंने तनाव को रोकने के लिए ये आदेश जारी किया है, लेकिन उस वक्त तनाव का मुख्य कारण ये नहीं था। दरअसल पंडित नेहरू चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी साख बनी रहे, दुनिया में उसे बेहतर नेता के रूप में देखा जाए। ऐसे में दोस्तों, मैं साफ तौर पर कहूंगा कि चीन की तरफ से नेहरू को अरबों खरबों की पेशकश की गई होगी और इस लालच में देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया गया। और दोस्तों, उस वक्त अमेरिका से मदद की अपील की गई थी, लेकिन उल्टा हुआ। नेहरू के फैसलों से अमेरिका की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची। अंततः युद्ध में वायुसेना के फाइटर जेट्स का सहारा नहीं लिया गया, अन्यथा परिणाम शायद कुछ और हो सकते थे। युद्ध के परिणाम स्वरूप हजारों सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और भारत को हार का सामना करना पड़ा। और इस युद्ध में चीन भारत से अक्साई चीन में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर गया और भारतीय सैनिकों की वीरता और उनके मस्तक पर हार नाम का ठप्पा भी लग गया। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी ने इस युद्ध पर कहा था कि अनाज के दानों को बेच दिया गया। इस बयान पर नेहरू ने कहा कि ये लड़का एक दिन राजनीति में एक मुकाम हासिल करेगा। यानी कि दोस्तों, अगर नेहरू जी कोई चतुर राजनीतिज्ञ होते तो चीन से युद्ध की नौबत नहीं आई होती। तो पूरी बात यहाँ पर साफ हो जाती है कि किस तरीके से 3 लोगों की एक खिचड़ी पकी हुई थी, जिसने पूरे देश की साख को दांव पर लगा दिया, केवल पंडित नेहरू की साख बचाने के लिए। उस दौरान वायुसेना का इस्तेमाल ना करना आज भी भारत की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है और हो सकता था कि उस दौरान हम कैलाश पर्वत को भी अपने क्षेत्र में ले लेते। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।